Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So if you are seeing this video, that means you are a part of this series, that is UPSC 2024 Current Affairs Revision Series. मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर. मैं एक बार रिट्रेट कर दूँ. एक तो कंप्लीट एक ईयर का रिवीजन वीडियोस जो भी करंट अफेयर्स है फ्रॉम मई 2023 टू मई 2024 वो कवर होगा. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी का, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी मैंने देखा था, अगर पैटर्न चेंज हुआ था तो भी उन्होंने जो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पूछे थे वो इकोनॉमिक्स सर्वे से पूछे थे. सो वील फोकस ऑन दैट. इकोनॉमिक सर्वे 23-24 मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका. इस लेक्चर का आप देख लेंगे पीडीएफ. मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा कैसा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. पीडीएफ हर लेक्चर के साथ आपको मिल जाया करेगी. प्लस मैं आपको इसके अलावा मैं आपको वो भी जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जैसे कि अलग अलग डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं या ये सब कुछ बीच बीच में मैं आपको अलग से नोट्स भी देता रहूँगा विच विल नॉट बी द पार्ट ऑफ पीडीएफ, लेकिन वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे. इसके अलावा क्वेश्चंस हर लेक्चर में आपको मिलेंगे. इस लेक्चर में भी आप देखिएगा कि जब टॉपिक्स होंगे तो मैं उन टॉपिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन मैंने डाले हैं. सो दिस विल गो ऑन फॉर दिस लेक्चर एज वेल. जो सब्जेक्ट्स अपन कवर करेंगे करंट अफेयर्स में वो बहुत वेरीड है. इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्कीम्स, डिफेंस, ये सारी चीज़ें कवर होंगी. ठीक है ना. ऑल दीज विल बी कवर्ड. इस लेक्चर को एज डेमो लेक्चर मैं रिलीज़ करने वाला हूँ. सो एवरी वन ऑफ यू हु आर सीइंग दिस, हु आर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, फॉर देम दिस इज़ लेक्चर नंबर 0 सपोज. ठीक है. जो पार्ट हैं सीरीज़ के उनके लिए लेक्चर नंबर 0 है. जो नहीं है पार्ट सीरीज़ के उनके लिए डेमो लेक्चर के रूप में आप इसको देखिए. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो जो लोग इस सीरीज़ का हिस्सा बनेंगे उनको ही वो वीडियो अवेलेबल रहेगा. दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक कि आप लोग देख लीजिए. जिनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जिनको लगता है कि क्या कंटेंट कैसे होगा, वो सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर में समझ में आ जाएंगी. सो इस लेक्चर में मैंने एक्चुअली एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं बनाया है. कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स उठाए हैं, है ना, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से अपन करने वाले हैं. पीडीएफ का फॉर्मेट यही रहेगा. अगर आपको चेंजेस सजेस्ट करते हैं तो मैं उनको ज़रूर इंक्लूड कर सकता हूँ. मैंने जो सोचा है वो इस तरीके से सोचा है कि आप लोग को आई विल स्टार्ट लाइक दिस कि मैं आईआर का जैसे लेक्चर ले रहा हूँ तो 5-6 लेक्चर आईआर के ले लिए, फिर पॉलिटी के ले लिए, फिर इकोनॉमी के ले लिए, फिर इन्वायरमेंट के ले लिए, है ना. इस तरीके से अपन लेक्चर ले लेंगे. एंड देन व्हाट वी विल डू इज दैट कि हम लास्ट में आपको पूरा एक कंपाइलेशन देंगे जिसमें सारा सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा था फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू लेक्चर 50, लेक्चर 60, जो भी लास्ट लेक्चर रहता है तो वो पूरा कंपाइल्ड रहेगा. ठीक है. तो स्टार्ट करते बिना समय गवाए. जो पहला टॉपिक है ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है और ये है पोखरण +25. मैं क्यों पोखरण +25 लिख रहा हूँ, क्योंकि पोखरण में 1998 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हमने किया था जो कि हमारा न्यूक्लियर टेस्ट था. एंड अभी उसके 25 साल पूरे हो गए हैं. तो इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेट किया 25th एनिवर्सरी पोखरण 2 की, जो कि मई में ही हुई थी. तो चूंकि हमने मई से स्टार्ट किया, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ फ्रॉम मई. याद रखिएगा 11th मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी सेलिब्रेट करते हैं. अब आपको लग रहा होगा मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने यूपीएससी का देखा होगा इस साल उसने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसको कमेमोरेट किया जाता है फॉर दिस एंड दैट. तो यूपीएससी हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले इस तरीके से फ्रॉम दिस टॉपिक एज वेल कि भैया 11th में हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में क्योंकि हमने पोखरण 2 किया था, है ना. असरसन रीजन भी लास्ट ईयर क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया था, तो वहाँ से भी ये हो जाएगा. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आई होप यू गॉट अ बेसिक आइडिया ऑन दिस. आपको क्या समझ में आ गया होगा. देन 1945 में से हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बैक जाते हैं हिस्ट्री में. तो 1945 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिनाउंड फिजिसिस्ट होमी जहांगीर भाभा ही लॉबीड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन बॉम्बे. तो थोड़ा हम इसमें बैकग्राउंड भी देख लेते हैं कि HJ भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा ही लॉबीड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ TIFR, जिसको आज हम बॉम्बे में जानते हैं, वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए डेडिकेटेड रहेगा. ठीक है. TIFR लकली बिकेम the first research institution dedicated to the study of nuclear physics. इसीलिए इंडिया का पहला रिसर्च इंस्टीट्यूशन which was dedicated to the study of nuclear physics was TIFR. ठीक है. 1954 में इसी न्यूक्लियर में एक और चीज़ ऐड होती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एंड दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा. ही वाज द डायरेक्टर एज वेल ऑफ दैट इंस्टीट्यूट. तो 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया जाता है. इसके बाद पोखरण 1 भी एक हुआ था. पोखरण 1 जो टेस्ट हुआ था
वो 1974 में हुआ था। दैट वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कंडक्टेड ऑन May 18th 1974 एंड ये पोखरण टेस्ट रेंज जो है वो आपकी राजस्थान में। तो कल को अगर आपसे कोई पूछे कि पोखरण टेस्ट रेंज है कहाँ पर, तो पोखरण टेस्ट रेंज इज इन राजस्थान। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस एज वेल। 1974 में जब ये हुआ था तो उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। क्यों स्माइलिंग बुद्धा किया गया था? बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। हम वर्ल्ड में ये इमेज नहीं बनाना चाहते थे कि हम एक न्यूक्लियर पावर है, रादर वी वर सेइंग दैट यस वी आर अ पीसफुल नेशन, देयरफॉर वी आर कंडक्टिंग अ वेरी पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड दैट इज स्माइलिंग बुद्धा। And India became the 6th country that time in the world to possess the nuclear weapon capability, है ना। तो उस समय इंडिया 6वीं कंट्री बनी थी जिसके पास न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी है। बाकी की 5 कंट्रीज कौन कौन सी थी? तो यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। जो P5, यही 5 कंट्रीज हैं जो कि P5 कंट्रीज कहलाती हैं, परमानेंट 5 भी कहलाती हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग टू। अब आते हैं हम थोड़ा सीरीज में आगे आते हैं, पोखरण 2 पे आते हैं। पोखरण 2 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट एक्सप्लोजन किए गए थे इंडिया के द्वारा 11 से 13 मई 1998 में राजस्थान की पोखरण डेजर्ट में, है ना। इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति एंड दिस मार्क्ड इंडिया सेकंड सक्सेसफुल अटेम्प्ट इन दैट केस, ठीक है ना। तो इंडिया का सेकंड सक्सेसफुल अटेम्प्ट था ये इस केस में एंड पोखरण 2 सीमेंटेड इंडियाज स्टेटस एज अ न्यूक्लियर पावर। तो एक्चुअली इट वॉज पोखरण 2 दैट सीमेंटेड द इंडियाज स्टेटस कि यस नाउ इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर इन दैट रिगार्ड। तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ही ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ स्टेट पजेसिंग न्यूक्लियर वेपन फॉलोइंग पोखरण 2। उन्होंने बहुत प्राउडली बोला था कि आज से हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब चूंकि न्यूक्लियर की बात चल रही है तो बहुत ही गलत हो जाएगा अगर हम इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में ना जाने। तो इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है वो अडॉप्ट की गई है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आप लोग अपने नोट्स में अलग से लिख लीजिए, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। जो टर्म यूज होता है इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के रिगार्डिंग होता है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। इसका मतलब क्या होता है कि हम एक डिटरेंस क्रिएट करना चाहते हैं। डिटरेंस का मतलब क्या होता है कि एक डर क्रिएट करना चाहते हैं सामने वाले के ऊपर कि अगर आप हम पे अटैक करोगे तो यस वी आर कैपेबल इनफ टू अटैक एंड टू रिस्पॉन्ड यू इन द सिमिलर वे, है ना। जिस तरीके से आप अटैक करोगे वी कैन रिस्पॉन्ड यू इन द सिमिलर वे, दैट इज एक्चुअली द क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, है ना। एंड इंडिया ने 2003 में ऑफिशियली अपना ये डॉक्ट्रिन बोला कि भैया हम नो फर्स्ट यूज में विश्वास रखते हैं। तो सेकंड जो की टर्म है हमारी डॉक्ट्रिन का वो है नो फर्स्ट यूज। पहला है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस एंड दूसरा है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज, ठीक है। करंट अगर हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात करें तो लगभग 160 न्यूक्लियर हेड्स हैं हमारे पास, न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। एंड इसके अलावा हम न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी रखते हैं। दिस इज अगेन अ की टर्म, न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी। क्या है ये न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी? तो न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि हम लॉन्च कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को फ्रॉम लैंड, सी एंड एयर। तीनों तरीके से हम लॉन्च कर सकते हैं, इसीलिए हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी है, ठीक है ना। अभी ट्रायड में कौन कौन से सिस्टम्स यूज होते हैं? तो अग्नि, पृथ्वी और के सीरीज के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, इन सारे तरीकों से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज इंडियाज स्टेटस ऑन वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स। अब अलग अलग ट्रीटीज हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, उनमें हम देख लेते हैं क्या स्टेटस है। सबसे पहले एनपीटी है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, 1968 की है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है क्या इंडिया सिग्नेटरी है? इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। इंडिया ने मना कर दिया एनपीटी ज्वाइन करने से। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उनको ये लगा कि जो ट्रीटी है डिस्क्रिमिनेटरी नेचर की है ना। जो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो तो चाहते ही हैं कि बाकी कंट्रीज में अब न्यूक्लियर वेपन ना आए, तो इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेटरी बोलते हैं उसको नहीं ज्वाइन किया। दूसरा है सीटीबीटी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कि इंडिया उसका भी सिग्नेटरी नहीं है। सीटीबीटी का भी सिग्नेटरी इंडिया नहीं है। एंड इसके अलावा तीसरा जो है मैं आपको एक और बता दूं, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, TPNW। ये तो अभी 2021 की हाल फिलहाल की ट्रीटी है, 2021 में 22 जनवरी को आई और इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी एज वेल। तो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, TPNW, इसका भी मेंबर इंडिया नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो पूछा जाएगा कि भैया इंडिया किसका मेंबर है, किसका नहीं है, इसका है कि नहीं है, है ना। इस तरीके से पूछ सकते हैं
आपसे, तो वहाँ पे आपको दिमाग में ये रखना है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है ये एक कोलिएशन है ऐसे नेशंस का जो प्रमोट करते हैं न्यूक्लियर वेपन नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब कि न्यूक्लियर वेपन का प्रोलिफरेशन ना हो, ये प्रमोट करते हैं, ऐसा ग्रुप बना है NSG, ठीक है ना, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। एंड बहुत सारे गाइडलाइंस हैं जो कि न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रिलेटेड हैं, जिसमें एक्सपोर्ट में कुछ बंदिशें लगाए हुए हैं इन लोगों ने कि जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं वो दूसरे नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को क्या क्या ट्रांसफ़र करेंगे, क्या क्या ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट है NSG के ग्रुप का, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। NSG के अंदर गाइडलाइंस होते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी अगर आपको न्यूक्लियर से रिलेटेड चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है तो आपको ये देखना होगा कि आप कोई ऐसी चीज़ एक्सपोर्ट ना करें जिनके कारण से न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेशन दूसरी कंट्री में हो, ठीक है। तो ये कुल मिला करके NPT को ही और फर्दर करना चाहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। NPT प्रिंसिपल यही है कि वो ये आपका NSG का प्रिंसिपल यही है कि वो NPT को और फर्दर करना चाहता है और ये न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी एक तरीके से बनाना चाहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो NSG है, NSG का ग्रुप है, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इंडिया NSG का मेंबर भी नहीं है। तो इंडिया इज नाइदर अ मेंबर ऑफ NPT, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ NSG। NPT से रिलेटेड एक कमेटी याद रखिएगा, द ज़ैंगर कमेटी, है ना। एक्चुअली NPT जब आप पढ़ेंगे, NPT आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक ज़ैंगर कमेटी ज़रूर आएगी, तो ये न्यूक्लियर रिलेटेड कमेटी है, इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट्स, आपको समझ में आ गए होंगे। एक और एग्रीमेंट है वासेनार एग्रीमेंट। वासेनार एग्रीमेंट जो है एक वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम, नाम क्या है, एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम। तो ये अरेंजमेंट जो है, वासेनार अरेंजमेंट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 1996 में और इसके 42 मेंबर्स हैं जो कि एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं उनके ट्रांसफर रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो वासेनार अरेंजमेंट में एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के साथ साझा करती है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि डुअल यूज सर बोल रहे हैं, डुअल यूज का मतलब क्या होता है? तो डुअल यूज का सिंपल सा मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ अ गुड और टेक्नोलॉजी टू बी यूज फॉर मल्टीपल पर्पस। अगर आप किसी चीज़ को, किसी टेक्नोलॉजी को दो तरीके से, जैसे न्यूक्लियर वेपन है, अब न्यूक्लियर वेपन को अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो पीसफुल पर्पस है, पर वहीं अगर न्यूक्लियर वॉरहेड के रूप में यूज़ कर रहा हूँ तो उसका मिलिट्री पर्पस है ना, तो डुअल यूज़ हो गया। वासेनार अरेंजमेंट जो है उसका सेक्रेटेरिएट वियना ऑस्ट्रिया में है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि इसके 42 मेंबर स्टेट्स हैं, मोस्टली नेटो कंट्रीज़ जो हैं और EU के जो स्टेट्स हैं वो हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, अभी तक ऊपर हमने देखा कि इंडिया NSG का मेंबर नहीं है, इंडिया NPT का मेंबर नहीं है, इंडिया CTBT का मेंबर नहीं है ना, TNPW का मेंबर नहीं है। अब इंडिया वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर है। 2017 में इंडिया वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर बना, तो इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ दिस इन 2017। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। अब देखो टॉपिक क्या था, पोखरण +25। मैं चाहता तो आपको सिर्फ पोखरण +25 बता के निपटा देता, लेकिन अपने पास मौका था और दस्तूर भी था तो अपने बहुत सारी चीज़ें देख ली। अब देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन से भी कुछ नए फैक्ट्स हम सीखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। 2015 UPSC में ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है। इसमें आपको 5 कंट्रीज दी है, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान। क्वेश्चन है, हाउ मेनी अमंग द अबव आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ट्रीटी ऑन NPT कॉमनली नोन एज द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इनमें से कितने न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ट्रीटी ऑफ NPT, जो NPT के अंदर आते हों? तो यहाँ पे 5 लिख दिया है, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इजराइल एंड पाकिस्तान। ऑप्शंस क्या है, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ऑल 5। तो यहाँ पे एज पर द ट्रीटी ऑफ NPT 2 ही कंट्रीज़ हैं जो रिकॉग्नाइज है, वो हैं चाइना और फ्रांस। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो 5 कंट्रीज थे ना P5 वही भर थे। हम इंडिया, इजराइल और पाकिस्तान जो है दे आर नॉन सिग्नेटरीज टू दिस NPT, तो वी आर नॉट द सिग्नेटरीज ऑफ NPT। तो इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान नहीं है एंड दीज 2 आर देयर, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा सवाल है, व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ अ कंट्री बिकमिंग अ मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अगर कोई NSG का मेंबर बनता है तो इनमें क्या कंसिक्वेंसेस होंगे? पहला, इट विल हैव द एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। दूसरा, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स द मेंबर ऑफ NPT। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा है, बहुत ही आसान सवाल है अगर आप दिमाग लगाएं तो।
मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बताया कि एनएसजी का मेंबर बनने से एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपके पास भैया जो एक्सपोर्ट है वो अच्छी अच्छी चीज़ों का होने लगता है। तो पहला कि यस इट विल हैव द एक्सेस टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स द मेंबर ऑफ एनपीटी जैसी ट्रीटी। कॉमन सेंस लगाओ, एनपीटी जैसी ट्रीटी का कोई मेंबर ऑटोमेटिकली बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना, तो हटाओ। तो ये इट विल बी रॉन्ग, तो आंसर विल बी वन ओनली। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये टॉपिक पहला था इंटरनेशनल रिलेशन का जो हमने किया। दूसरे टॉपिक पे आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, वो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, आईपीईएफ के बारे में। अब आईपीईएफ क्या है, क्यों न्यूज़ में था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोग आईपीईएफ को कह रहे थे भाई क्योंकि यूएस ड्रिवन है, मतलब यूएसए इसको ड्राइव कर रहा है। इसका फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बोलते हैं, एंड दिस इज़ द इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। एंड ये इनका कहना है कि चूंकि यूएस ड्रिवन है इसलिए हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनको यूएस जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड में रख लेगा। सबसे पहली बात हम डिस्कस कर लेते हैं आईपीईएफ है क्या। तो 2022 में, याद रखेगा, आईपीईएफ 2022 में यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने स्टार्ट किया, एंड इट वाज टू रीअसर्ट यूएस इकोनॉमिक एंगेजमेंट एंड टू प्रोवाइड यूएस लेड अल्टरनेटिव टू चाइनाज इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट। अब देखो क्या था, चाइना हर जगह अपनी बाहें फैला रहा है ना। चाइना ईरान में भी है, चाइना अफगानिस्तान में भी है, चाइना अफ्रीका में भी है, चाइना श्रीलंका में भी है, मालदीव्स में भी है। अब चाइना के बढ़ते जो कदम थे उनको रोकने के लिए अमेरिका ने खुद को रीअसर्ट करने के लिए आईपीईएफ यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टार्ट किया, स्पेशली फॉर द इंडो पैसिफिक कंट्रीज। इसमें अभी 14 मेंबर कंट्रीज हैं, आप लोग अगर सर्च करें तो 14 है। इसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसको आप अपडेट कर लीजिएगा अपने फ्यूचर 1-2 महीने 3 महीने में, बट अभी एज ऑफ नाउ 14 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुसलम, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम है। चाइना इसका मेंबर नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, चाइना का अल्टरनेटिव के रूप में यूएस आ रहा है तो चाइना मेंबर तो होगा नहीं। तो ये 14 कंट्रीज हैं। एम इसका है टू कंट्रीब्यूट टू कोऑपरेशन, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट एंड पीस विद इन द रीजन। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका प्रपोजल है कंप्लीटली रिमूव द टैरिफ एलिमेंट ऑफ टिपिकल ट्रेड डील्स। जो ट्रेड डील्स होते हैं उनमें टैरिफ एलिमेंट्स को हटा दिया जाए, और ये ट्रीटी जो है वो 4 पिलर्स को बेसिकली फोकस करती है। इट फोकसेज ऑन द 4 पिलर्स। अब वो 4 पिलर कौन कौन से हैं? एक है ट्रेड, एक है सप्लाई चेन, एक है क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और चौथा है टैक्स एंड एंटी करप्शन। ये फिर से पढ़ लो, एक क्वेश्चन देखो यहाँ का भी बन सकता है कि कौन से पिलर हैं, हाउ मेनी ऑफ अबव आर द पिलर्स ऑफ आईपीईएफ। एक क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, है ना। तो ये फिर से पिलर्स बता दूं, ट्रेड है, सप्लाई चेन्स है, क्लीन एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड टैक्स एंड एंटी करप्शन है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी होगी है कि आईपीईएफ वेरी फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, बिकॉज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ज्वाइन ऑल द 4 पिलर्स। आपको चारों पिलर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपने पिलर ज्वाइन कर देते। इंडिया जो है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट इंडिया 3 पिलर ज्वाइन करेगा एक्सेप्ट द ट्रेड पिलर। क्यों ट्रेड पिलर के एक्सेप्ट? क्योंकि इंडिया को लगता है कि ऐसा ना हो कि कहीं हम इन बड़ी कंट्रीज के ट्रेड के चक्कर में फंस जाएं, और है ना, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है, तो कहीं ऐसा ना हो, इसलिए ट्रेड को छोड़ करके बाकी 3 पिलर हम ज्वाइन करना चाहते हैं। हम अपना खुद का डिजिटल फ्रेमवर्क, लॉज, ये सब बना रहे हैं ना, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। एंड इंडिया के कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे इन्वायरमेंट, लेबर, डिजिटल ट्रेड, पब्लिक प्रोक्योरमेंट को लेकर के, तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अब आप सबको पता होगा कि आरसीईपी यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो था, जो कि आपका एशिया वाले रीजन में चल रहा था, उसका इंडिया मेंबर नहीं बनना है। मतलब इंडिया ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि एक तो वो चाइनीज़ लेड था, प्लस इंडिया को ये भी डाउट था कि वही ट्रेड वाला डाउट था, है ना। आईपीईएफ और आरसीईपी के डिफरेंसेस यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जिसमें आईपीईएफ यूएस लेड है, आरसीईपी चाइना लेड है। आईपीईएफ 40% वर्ल्ड जीडीपी का है, तो आरसीईपी 30% जीडीपी का है। आईपीईएफ का मेंबर इंडिया है, इसमें आरसीईपी में इंडिया नहीं है मेंबर, है ना। तो और जो आईपीईएफ है वो फोकस करता है डिजिटल इकोनॉमी में, सप्लाई चेन की, क्लीन एनर्जी, एंटी करप्शन में, और जो आरसीईपी है वो केवल टैरिफ और मार्केट एक्सेस में करता है।
ठीक है ना। और इसमें IPEF में कोई टैरिफ नहीं जैसा मैंने आपको बताया, और RCEP में टैरिफ्स हैं, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एंड 2019 में इंडिया ने कहा कि हम RCEP को नहीं ज्वाइन करेंगे। RCEP के बाकी मेंबर्स हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड 10 जो कंट्रीज हैं वो आसियान की ग्रुपिंग है। तो वैसे आसियान लेड ग्रुप है ये, ASEAN+5 है, पहले ASEAN+6 था बट उसमें से इंडिया नहीं जुड़ा तो ASEAN+5 बचे। वो बाकी के जो 5 है वो हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि RCEP के 15 मेंबर हैं, 30% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 30% GDP ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एंड RCEP इज द फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमंग द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया, जैसे कि चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, इन सबको मिलाते हुए पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना। एंड इंडिया ने नहीं किया इसको ज्वाइन। इंडिया ने कहा कि भैया ऐसा है कि हम, एक तो चाइना लेड था तो हम वैसे भी इसमें फेवर में नहीं थे, दूसरा हमारे साथ वो भी दिक्कत, हमको लग रहा था ट्रेड में हमको कहीं दिक्कत ना होने लगे। ऑल दिस थिंग्स वर देयर। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, है ना। इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो मेंबर्स हैं IPEF का। तो आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स, म्यांमार, वियतनाम, चाइना, इंडिया, ठीक है। तो अब अगर आप इनमें से देखेंगे तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पूछा है, ठीक है। तो USA तो है ही है ना। क्या वियतनाम मेंबर था? वियतनाम मेंबर नहीं था। क्या चाइना मेंबर था? चाइना मेंबर नहीं था। ऊपर एक बार फिर से मेंबरशिप देख लो, है ना। तो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। फिर से अपन देखें, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा ऐसे ही। तो देखिए एक एग्जाम्पल है कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो आप इसमें पढ़ोगे तो आपको वियतनाम कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कहीं पे भी सॉरी यहाँ पे आपको म्यांमार कहीं नहीं दिखेगा। तो म्यांमार आपको यहाँ कहीं नहीं, सॉरी फॉर दैट, म्यांमार आपको नहीं दिखेगा। एंड दूसरा आपको चाइना नहीं दिखेगा। ऑब्वियस बात है, चाइना की हमने बात की थी, यहाँ पे देखो लिखा भी है एक्सक्लूडिंग चाइना, ठीक है। अब यहाँ पे वियतनाम आपको दिख रहा है, इंडिया आपको दिख रहा है और USA दिख रहा है। यही 3 कंट्रीज उसके मेंबर है। तो आंसर विल बी 3 ओनली 3, है ना। 3 ही कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो इसका आंसर हो जाएगा C, ओनली 3। एक और क्वेश्चन इसी का सॉल्व कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम यानी कि IPEF, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ट्रेड, क्लीन एनर्जी, सप्लाई चेन, एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस, दे आर अमंग द 4 पिलर्स ऑफ दिस। दूसरा कह रहा है कि IPEF पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन ऑल 4 पिलर्स टू बी अ मेंबर ऑफ दिस फ्रेमवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? तो 1 ओनली 2 ओनली बोथ या नन। अब ये आप आराम से कर लेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको सारे पिलर्स नहीं ज्वाइन करने हैं, आप जो चाहे वो पिलर ज्वाइन कर सकते हो। तो इनकरेक्ट वाला सेकंड हो गया, पहला वाला करेक्ट हो गया। आंसर में इनकरेक्ट पूछा है तो 2 ओनली विल बी द आंसर, दूसरा इनकरेक्ट है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन का। यूनाइटेड नेशंस न्यूज़ में था, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यूनाइटेड नेशन के बारे में। UN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राइमरी रोल है टू मेंटेन द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। अगर आप प्राइमरीली पढ़ोगे तो यही रोल लिखा हुआ है, वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। 1945 में ये बना था। नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप है इसकी, 193 मेंबर स्टेट्स हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे क्या इंडिया इसका मेंबर है, ऑब्वियस सी बात है। क्या फाउंडिंग मेंबर है, ऑब्वियस सी बात है। दोनों में ही आप बोलेंगे यस इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस। इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज जनरल असेंबली, सेकंड इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फोर्थ इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड सिक्स्थ इज द सेक्रेटेरिएट। तो 6 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड अभी क्या हुआ था रिसेंटली, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन में बहुत ज़्यादा जो है जो इंडिया जैसी कंट्रीज़ हैं दे आर डिमांडिंग फॉर अ चेंज। क्यों? क्योंकि UNSC जो इसका सबसे पावरफुल विंग जो है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो एक्चुअली में सारे बाउंडिंग फैसले लेते हैं। तो UNSC के 5 परमानेंट मेंबर हैं। UNSC के 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं? USA, UK, रशिया, फ्रांस और चाइना। दे आर द 5 परमानेंट मेंबर्स। इंडिया जैसी जो पावरफुल 3-4 कंट्रीज़ हैं उन्होंने ग्रुप बनाया है जिसका नाम है G4, है ना। तो G4 का जो एम है वो बेसिक एम क्या है? दैट इज फॉर द रिफॉर्म्स इन द UN,
है ना। याद रखिएगा यूएन की बात कर रहे हैं तो यूएन में रिफॉर्म की बात भी कर लेते हैं। रिफॉर्म इन द यूएन की बात जो की जा रही है वो इन 4 कंट्रीज द्वारा की जा रही है, G4 के द्वारा। G4 में कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो ये जो मैप आपको दिख रहा है ना, ये इसमें चारों कंट्रीज हैं। पहली जो मैप है वो इंडिया की मैप है, सेकंड वाली जो है वो जापान की है, तीसरी वाली जो है वो ब्राजील की है, चौथी वाली यहाँ पे जर्मनी की है। तो ये 4 कंट्रीज आप लोग लिख लीजिएगा G4। अगर आपसे कहीं पूछा जाए, जैसे अभी मैं इनफैक्ट अभी परसों एक स्टूडेंट से बात कर रहा था जिनका इंटरव्यू था यूपीएससी में, उनसे भी पूछा था, तो उनसे भी जैसे यूएन का क्वेश्चन पूछा गया था G4, तो उन्होंने G4 आंसर में नहीं बताया, लेकिन आप बता सकते हैं जैसे कि रिफॉर्म की बात जब भी होती है तो G4 कंट्रीज का नाम आना ही आना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप थोड़ा और इंटेलिजेंट वहाँ पे अपने आंसर को बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला है विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला कह रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस इन द नॉन मेंबर टू द नॉन मेंबर स्टेट्स, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ग्रांट कर सकती है ऑब्जर्वर स्टेटस इन द नॉन मेंबर टू द नॉन मेंबर स्टेट, पहला है। दूसरा कह रहा है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएन जनरल असेंबली। एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है परमानेंट ऑब्जर्वर्स इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन मेंटेन एट द यूएन हेडक्वार्टर्स। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट्स जो है ऊपर के करेक्ट हैं। तो मैं सिंपल बता दूं यूएनजीए के रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन, तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें से सही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अगर चाहे तो ग्रांट कर सकता है ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट एज वेल। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जा सकता है। और तीसरा भी स्टेटमेंट सही है कि जो परमानेंट ऑब्जर्वर्स हैं वो मिशंस कर सकते हैं। तो 1 2 3 ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। दूसरा एमनेस्टी इंटरनेशनल पे क्वेश्चन पूछा था कि बॉडीज़ का बात चल रहा है तो जो भी चीज़ें हम देख लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसका क्या है, इट्स अ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो था वो था बी, अ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एक क्वेश्चन था बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, दिस अ क्वेश्चन, इट इज मैनेज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस आपके सामने है, एडीबी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, वर्ल्ड बैंक। आप देख लीजिए यही ऑप्शंस थे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको दे देता हूँ। देखो बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव जो है फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, ये एक मल्टीलेटरल फंड है विच इज सपोर्टेड बाय डोनर गवर्नमेंट्स होती हैं एंड इनको मैनेज करने का काम वर्ल्ड बैंक करता है। इसका मेन एम क्या है, to promote reduced greenhouse gas emissions from the land sector, from deforestation and forest degradation in developing countries। तो याद रखिएगा डिफॉरेस्टेशन के कारण जो लैंड सेक्टर में ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है उसको कम करना है, इसका एम है। स्मार्टर लैंड यूज प्लानिंग इसके अंदर आती है, पॉलिसीज प्रैक्टिसेस आती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट पीरियडिकली। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक ही निकालता है, तो ये भी आपको पता होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंटम for change climate neutral now is an initiative launched by, this is a question I am giving you homework। ये 2 क्वेश्चंस हैं, हालांकि मैं आंसर आपको बता सकता हूं लेकिन आप दोनों ही क्वेश्चन अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा आप सर्च करिए, बस सिंपल है। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये किसका इनिशिएटिव है। और दूसरा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कन्वेंशंस 138 और 182 रिलेटेड किससे हैं, ठीक है। तो दीज आर द 2 क्वेश्चन जो कि जिसके आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग करेंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है द पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स। यहाँ पे ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स ओरिजिनली जो कंसीव हुआ था पहले वो ब्रिक के नाम से हुआ था, जिमोनील इसके ओरिजिन करता थे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जिमोनील ब्रिक के रूप में था। इसमें 4 कंट्रीज थी मेनली, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ठीक है। अभी एस जो इसमें ऐड हुआ है वो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ मेनली इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, लॉन्च हुआ था 2006 में, जब फॉरेन मिनिस्टर्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना के मिले थे, ठीक है ना। 2010 में ये ब्रिक्स बन गया। 2010 में किसकी एंट्री होती है, 2010 में एंट्री होती है आपके साउथ अफ्रीका की एंट्री होती है, ठीक है ना। एंड साउथ अफ्रीका की एंट्री 2010 में होती है। इसको चेयर कौन करता है, इट इज चेयर्ड ऑन रोटेशनल बेसिस। तो इट इज चेयर्ड ऑन द रोटेशनल बेसिस टुगेदर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकता है 3 स्टेटमेंट ब्रिक्स के रिगार्डिंग। याद रखिएगा इट रिप्रेजेंट्स 27% ऑफ द लैंड मास, 42% ऑफ द पॉपुलेशन, 24% ऑफ द जीडीपी एंड 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 33% ऑफ वर्ल्ड फूड इज प्रोड्यूस्ड बाय दीज कंट्रीज। तो आप ये देख लीजिए
लीजिए 27% वर्ल्ड मास, लैंड मास, 42% वर्ल्ड का पॉपुलेशन, 24% ग्लोबल जीडीपी, 16% ग्लोबल ट्रेड एंड 33% वर्ल्ड का फूड जो है ये प्रोड्यूस होता है। पहला समिट जो हुआ था 2009 में हुआ था, ये कैटरिनबर्ग में हुआ था। एंड बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स का मेंबरशिप चाहती हैं, जैसे कि इसमें 19 कंट्रीज आर सीकिंग द मेंबरशिप, जिसमें कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, ऑल दीज आर देयर। मैं आपको इसमें से एक नया फैक्ट बताता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। अभी 1 जनवरी 2024 को, आप चूँकि हम मई में हैं इसलिए इसमें अपडेट नहीं था, लेकिन मैं आपको इसमें ऐड कर देता हूँ कि कुछ नई कंट्रीज़ जो है इसमें ऐड हुई हैं 1 जनवरी 2024 से, जो इसकी मेंबरशिप के लिए। हो सकता है फॉर्मल है भाई, इसमें वो नहीं हुआ हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ 1 जनवरी 2024 को जो एंटर हुई हैं उनमें से 5 कंट्रीज़ हैं। हालाँकि सऊदी अरेबिया फॉर्मली अभी नहीं जुड़ा है, लेकिन 5 कंट्रीज़ के जुड़ने का हो रहा है। आप लोग देख लीजिए, इजिप्ट हो गया, इथियोपिया है, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। दे वर ड्यू टू इंटर ऑन 1 जनवरी 2024। आप लोग ये लिख लीजिएगा, ये सिर्फ करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसका जो हो सकता है नाम ब्रिक्स प्लस बोले, कोई नया नाम तो इसमें नहीं हो पाएगा, है ना। एंड इसमें अर्जेंटीना भी 6वीं कंट्री के रूप में इनवाइटेड है, बट अभी फॉर्मल नहीं हुआ है। बट सिर्फ चूंकि ये करंट अफेयर्स का एक करंट जो चल रहा है, जो चीज़ें उसमें से उसका पार्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 नई कंट्रीज़ का मेंबर बन सकती हैं, जिसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये 5 कंट्रीज़ हैं, प्लस अर्जेंटीना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंसर्न्स क्या है ब्रिक्स के। तो कंसर्न ब्रिक्स के सबसे पहले ये है कि एक तो इंडिया को एंट्री नहीं मिल रही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि चाइना सपोर्ट नहीं कर रहा। मेंबर है साला ब्रिक्स का भी, बट सपोर्ट हमको नहीं करता है वहाँ पे जाकर के। तो मतलब इनबाउंड जो यूनिटी है वो यूनिटी नहीं है ना। इसके अलावा रशिया जो है वो वॉर में जुटा हुआ है, यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है, एंड चाइना और रशिया काफ़ी एक यूनिटी बनाते जा रहे हैं, ठीक है। इनर ट्रेवल्स ब्रिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और जैसा कि पुश चल रहा है कि ब्रिक्स को और ज़्यादा एक्सपैंड किया जाए तो बहुत ज़्यादा ये G20 को भी एक्सपैंड कर जाएगा। अगर 15 मेंबर सोचो नए आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं 15 मेंबर प्लस 5-6 मेंबर, अगर 20 से ज़्यादा मेंबर हो जाएंगे तो G20 को भी क्रॉस कर लेगा, सरपास कर लेगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा कंट्रीज रहेंगी उतना ज़्यादा व्यू पॉइंट डिफर करेगा, तो दैट माइट क्रिएट एक जो डिसीजन में लैकुनाज है वो स्टार्ट कर दे, ठीक है। अब 2 चीज़ें ब्रिक्स की इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 2 बॉडीज जो ब्रिक्स ने क्रिएट की हैं। एक बॉडी है न्यू डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा, दूसरा है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ये दोनों हैं ब्रिक्स से रिलेटेड। अगर आपसे कभी यूपीएससी पूछता है ये कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट आपने कहाँ के लिए पढ़ा है, तो कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो है वो दैट इज रिलेटेड टू ब्रिक्स, एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ के लिए पढ़ा है, तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ब्रिक्स, ठीक है ना। इन्होंने ये बॉडीज़ क्यों बनाई? इन्होंने ये बॉडीज़ बनाई बिकॉज इनको लग रहा था कि जो ब्रेटन वुड्स से बॉडीज़ बनी थी, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो दोनों काम की बॉडीज़ नहीं थी, ठीक है ना। सो देयरफॉर दे वर अपोजिंग दिस, और अपना एक जो ये वाला रीजन है, जो ग्लोबल साउथ वाला रीजन है, उसके लिए ये नए इन्होंने वेंचर्स खोले। एक तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो रोल रहेगा वो वर्ल्ड बैंक जैसा रहेगा, और जो कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है उसका रोल IMF जैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि IMF का काम क्या था? IMF का काम था भाई कि जो कंट्रीज डूब रही हैं उनको बचाना, तो कंटिजेंट रिजर्व नाम ही है कंटिजेंट रिजर्व, जो इमरजेंसी कंडीशन में बचाए, है ना। और ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन दोनों ही थे, दोनों से ही खुश नहीं थे ब्रिक्स की कंट्रीज, इसलिए है। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जो ब्रिक्स की मेंबरशिप है वो इक्वल वेटेज सिस्टम पे है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि ब्रिक्स इंस्टीट्यूशंस जो है वो इक्वल वेटेज सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। बाकी जो भी बॉडी आपने ऊपर पढ़ी, चाहे वो वर्ल्ड बैंक पढ़ी, IMF पढ़ी, ADB पढ़ेंगे, AIIB पढ़ेंगे, तो वहां पे जो बेसिक है वेटेड मेजॉरिटी, वेटेड वोटिंग सिस्टम है। वेटेड वोटिंग सिस्टम मतलब कि जिसका जितना वेटेज उसको उतना वोटिंग राइट्स, और उतना उसके जिसकी वोटिंग राइट्स उतना उसका रूल चलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रिक्स में जो है वो इक्वल वोटिंग से इक्वालिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। दैट इज अ थिंग। एक क्वेश्चन आप लोग को मैं इसमें बता दूं, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन ये किसके साथ रिलेटेड है? तो ये याद रखिएगा ब्रिक्स के साथ रिलेटेड है। फोर्टालेजा डिक्लेरेशन ये आपका NDB जब बन रहा था ना, न्यू डेवलपमेंट जब बन रहा था, तो फोर्टालेजा अकॉर्ड के बाद बना था, इसलिए फोर्टालेजा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। दूसरा देखो क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन सेटअप बाय APEC लिखा हुआ है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर कंट्रीज जो बोलते हैं कोलिशन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन शंघाई। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
अगली बॉडी पे आते हैं। अगली बॉडी है आपकी WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल एजेंसी है, लगभग 162 मेंबर कंट्रीज हैं। पर्पस इसका है टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉमर्स। ऑब्वियस सी बात है, एक जो ट्रेड में रूल बेस्ड ऑर्डर है वो WTO मेंटेन करता है। दो मेन एग्रीमेंट है इसके, ट्रिप्स और ट्रिम्स एग्रीमेंट है। याद रखिएगा देयर आर टू मेजर एग्रीमेंट। एक तो ट्रिप्स एग्रीमेंट है जो कि IP राइट से रिलेटेड है, ट्रिप्स रिलेटेड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, और दूसरा एक ट्रिम्स है ना, वो इंडस्ट्रीज एंड ऑल और बाकी रूल्स से रिलेटेड है। तो ट्रिप्स एंड ट्रिम्स देयर आर टू मेजर एग्रीमेंट जो कि WTO से हैं। एंड WTO एक फोरम के रूप में काम करता है जो कि एडमिनिस्टर करता है रूल्स को विच आर गवर्निंग द ट्रेड। एस्टैब्लिशमेंट अगर WTO का हम बोले एग्जैक्टली तो 1995 बोलेंगे, क्योंकि पहले इसके जो बॉडी थी वो थी GATT बोलते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड बोलते थे, और 1948 में बन गई थी। 1948 से अगर हम बात करें तो 1995 तक GATT था, और 1995 से अगर हम बात करें तो फिर WTO बनता है, ठीक है ना। GATT को डिसमेंटल किया गया 1998 में, और उसके बाद फिर आपका 1995 में सॉरी, और उसके बाद आपका फिर WTO बना। और इसमें 8 राउंड निगोशिएशंस हुए, तब जाकर के GATT से हम WTO में आ पाए। ये जो 8 राउंड्स हुए इनको हम उरुग्वे राउंड बोलते हैं, याद रखिएगा, वी कॉल दैट उरुग्वे राउंड, ठीक है। तो याद रखिएगा द 8 राउंड्स विच टुक प्लेस एंड आफ्टर विच द GATT वाज कन्वर्टेड टू WTO, दैट वाज द उरुग्वे राउंड, ठीक है। और जो ट्रीटी हुई थी ये भी याद रखिएगा, जो ट्रीटी उस समय थी वो माराकेश ट्रीटी हुई थी। 1995 में एक ट्रीटी भी हुई थी WTO की, दैट वाज माराकेश ट्रीटी। इसमें लिखा नहीं है हालांकि वो फैक्ट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दैट वाज द माराकेश ट्रीटी। एंड यहाँ पे क्या और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि WTO का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी जो रहती है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। याद रखिएगा WTO की जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है पीरियडिकली लगभग हर 2 साल में उसकी मीटिंग होती है। एंड यहाँ पे जो इसका मेन डिस्कशन होता है वो जिनेवा में होता है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं डोमेस्टिक सपोर्ट जो एग्रीकल्चर में है उसके लिए सब्सिडीज़ और उसके लिए क्या बॉक्सेस WTO ने बना रखे हैं। तो WTO जो है वो अलग अलग सब्सिडीज़ को अलग अलग बॉक्सेस से डिटरमाइन करता है, और उसमें कलर दे रखा है। मतलब ग्रीन जो बॉक्स है उसके अंदर जो है परमिटेड सब्सिडीज़ है, एम्बर जो है उसके लिए वो कहते हैं स्लो डाउन, मतलब उनको कम करने की ज़रूरत है एम्बर बॉक्स में, और तीसरा है रेड यानी कि फॉरबिडन, ये मना है, ठीक है। तो 3 बॉक्सेस याद रखिएगा, ग्रीन बॉक्स इज परमिटेड सब्सिडीज, एम्बर बॉक्स इज स्लो डाउन एंड मतलब दैट इज टू बी रिड्यूस्ड, एंड द थर्ड वन इज रेड दैट इज टू बी फॉरबिडन, मतलब वो मना है ना एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर एग्रीमेंट में अगर हम बात करें, जो एग्रीकल्चर एग्रीमेंट हुआ है WTO का उसमें कोई रेड बॉक्स नहीं है। हालांकि कंट्रीज़ कह रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ कह रही हैं कि भाई ये एग्रीकल्चर को काफ़ी प्रमोशन किया जा रहा है ऐसे वेज में, बट दैट इज़ अ थिंग विच इज़ देयर। और कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिए गए हैं, उनको S&D बॉक्स कहा जाता है या फिर डेवलपमेंट बॉक्स कहा जाता है। ये भी आप लोग ये याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि S&D बॉक्स क्या है या डेवलपमेंट बॉक्स क्या है, तो ये वो एग्जेम्पशंस हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिए गए हैं ऑन द WTO प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस। यहाँ आप और डिटेल में देख सकते हैं, कोई ग्रीन बॉक्स है जो कि अलाउड है ना, जैसे कि इंडिया का PDS इसके अंदर नहीं आता। याद रखिए ग्रीन बॉक्स के अंदर इंडिया का PDS नहीं आता है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डज नॉट कम अंडर द ग्रीन बॉक्स, ये भी याद रखेगा। ऐसा आपको लग रहा होगा इसमें लिखा है ना ब्रैकेट में, देखो इंडियाज PDS डज नॉट कम अंडर दिस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है पहली चीज़। अब ये जो है परमिटेड रहती हैं। एम्बर बॉक्स जो है इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो हैं जिनको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और याद रखेगा कि अगर आप मतलब WTO को जब एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे अलग अलग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस के, तो आप उसमें एक चीज़ ये देखेंगे कि बहुत सारे जो आपके मतलब देयर आर मेनी एक डिस्कशन होता रहता है कि कितने % ऑफ प्रोडक्शन के आप सब्सिडी दे सकते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए 5% है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 10% है, वो भी एम्बर बॉक्स के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो प्रोविजन है एम्बर बॉक्स के अंदर आता है, और इसके अंदर MSP, प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड फर्टिलाइजर इनपुट, वाटर क्रेडिट, पावर, ये सब जो आते हैं एम्बर बॉक्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। एंड ब्लू बॉक्स सब्सिडीज भी होती हैं, बेसिकली ये एम्बर बॉक्स जैसी होती हैं, बट दे आर टेंड टू लिमिट द प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए होते हैं, एंड दैट इज द थिंग। एंड S&D जो है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बॉक्स जो है, S&D बॉक्स जो है, ये आपका एग्जाम्पशंस हैं, जैसे कि ट्रैक्टर, पंप सेट्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स खरीदने के लिए जो एग्जाम्पशंस मिलते हैं वो,
तो आप आगे देख सकते हैं यहाँ पे WTO के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग WTO। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हर 2 साल में होती है। जनरल काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे डिसीजन मेकिंग ऑफ द WTO। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? I hope you will be able to answer this. दूसरा है इक्विटी रेफरेंस फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इक्विटी रेफरेंस फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन है। सेबी गाइडलाइंस ऑन स्टॉक मार्केट, इनिशिएटिव बाय UNDP टू ब्रिंग इक्विटी इन सोसाइटी, न्यू बैंक लाइसेंसिंग पॉलिसी बाय RBI, इनिशिएटिव बाय UNFCCC। इसका करेक्ट आंसर है डी, इनिशिएटिव बाय UNFCCC अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। WTO divides supports given to the agriculture sector into 3 groups. Which of the following are not correctly matched? है ना। पहला लिखा है देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। दूसरा लिखा है प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज आर एम्बर बॉक्स सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर ब्लू बॉक्स सब्सिडीज। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज कौन सी होती हैं? ब्लू बॉक्स होती हैं। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके अंतर्गत आता है? एम्बर बॉक्स के अंतर्गत आता है। तो 2 और 3 तो बिल्कुल नहीं मैच है करेक्टली। यहाँ पे मैंने तीसरा आपको तो यहाँ पर पढ़ाया था इन ग्रीन बॉक्स में कि इंडिया PDS डज नॉट कम अंडर द ग्रीन बॉक्स, है ना। तीनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देख लेते हैं द टर्म्स एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड पीस क्लॉज, ये किससे रिलेटेड है? तो ये बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर है सी, WTO। मैंने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर तो बताया है, पीस क्लॉज भी वही पीस क्लॉज है। पीस क्लॉज मतलब कि जब तक डेवलपिंग कंट्रीज खुश नहीं हो जाती हैं या शांति नहीं बना लेती हैं तब तक जो है आप मतलब कोई कंट्रीज को मना नहीं कर सकती कि ये 10% ऑफ द प्रोडक्शन ये देंगी और बाकी सब 5% ही देंगी, ठीक है ना। एंड सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं, मतलब कि जो कई बार क्या होता है कि कुछ रोक लगाते हैं ट्रेड को कम करने के लिए, तो वो फाइटोसैनिटरी के अंदर आते हैं। फिर अगला सवाल बहुत ही आसान है, ये टर्म्स एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स किससे रिलेटेड है? अच्छा याद रखिएगा ब्लू बॉक्स जो है वो प्रोडक्शन लिमिटिंग है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। G7 समिट की बात कर लेते हैं। तो G7 का 49 समिट हुआ था, G7 का रिसेंटली हिरोशिमा जापान में। G7 एक इनफॉर्मल फोरम है जिसमें लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं जो कि ग्लोबल ट्रेड को लीड कर रहे हैं। एंड इस बार इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया गया था। इंडिया ने 10 पॉइंट एक्शन प्लान भी दिया था टू एड्रेस द फूड हेल्थ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंटली फेसिंग द वर्ल्ड, है ना। पहले G8 हुआ करती थी जिसमें रशिया भी था, लेकिन बाद में रशिया ने 2014 में जब क्रीमिया में अटैक किया तो उसको हटा दिया गया और G7 बचा। तो आप ये ग्रुप देख लीजिए G7। अगर G7 कंट्रीज देखें तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, USA एंड UK, ये 7 कंट्रीज हैं। एक और रशिया जोड़ दो तो 8 हो जाएंगी। और बाकी ये अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की जोड़ दो तो G20 बन जाएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। रशिया G7 ज्वाइन किया था 1998 में, 2014 में हटा दिया गया। EU इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7, लेकिन ये इसके एनुअल समिट अटेंड करता है। G7 याद रखिएगा 25% ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 46% ऑफ ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करता है, 1/10 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा G7 ने बहुत सारे काम किए हैं। ग्लोबल फंड टू फाइट मलेरिया में इन्होंने मदद की है। दे एग्रीड टू बैक अ टोटल ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ एटलीस्ट 15% ऑन मल्टीलेटरल कंपनीज। एंड इसके अलावा 2015 में मेंबर्स लॉन्च द ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम टू टैकल द क्लाइमेट चेंज थ्रू क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये भी याद रखिएगा 2015 में इन्होंने ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम लॉन्च किया था। ये G7 का ही प्रोग्राम है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पॉलिटी सेक्शन में। पॉलिटी सेक्शन में बात करते हैं आर्टिकल 142 की। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली दिया है कि आप दैट इट कैन ग्रांट डायरेक्टली ग्रांट डाइवोर्स टू द कपल्स अंडर आर्टिकल 142। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम खुद डायरेक्टली ग्रांट कर सकते हैं डाइवोर्स टू द कपल्स अंडर आर्टिकल 142। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट कुड डायरेक्टली ग्रांट डिवोर्स इन केस वेयर मैरिज इज इर्रिट्रीवेबली ब्रोकन, मतलब कि जब रिट्रीव ना हो पाए मैरिज, है ना, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, तो ये डाइवोर्स डायरेक्टली दे सकते हैं, है ना। क्यों दे सकते हैं? आर्टिकल 142 क्या पावर है? आर्टिकल 142 पावर है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास कि कंप्लीट जस्टिस अगर नहीं हो रहा है, पार्टीज के बीच में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए अगर लॉ या स्टैट्यूट रिकमेंड नहीं भी करता या प्रोवाइड नहीं भी करता रेमेडी, तो कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है ना। एंड अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्कोप डिफाइन किया है।
क्यों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इनकॉर्पोरेट किया होगा आर्टिकल 142? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसलिए किया होगा, उनको लगा होगा कि कई बार बहुत अर्जेंट अटमोस्ट सिग्निफिकेंस की कोई चीज़ अगर आ जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि लॉ के ना होने के कारण डिले होने लगे, यहाँ वहाँ पे लोग परेशान होने लगे और डिसएडवांटेज पोजीशन में आ जाए। इसीलिए जुडिशियल सिस्टम ये पावर आर्टिकल 142 की दी गई है। आर्टिकल 142 के रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो आप लोग कि 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑब्वियस सी बात है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा सवाल है, रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज अ प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 142। मतलब जो ऑर्डिनरी लॉ में प्रोहिबिशन और लिमिटेशन है वो आर्टिकल 140 के लिए प्रोहिबिशन और लिमिटेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर। मतलब कि ये लिमिटेड पावर नहीं है भाई, बहुत बड़ी पावर है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आप पढ़ लीजिएगा एक बार, बी विल बी द आंसर फॉर दिस। अगला टॉपिक देते हैं, कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो अभी रिसेंटली सेंटर ने नोटिफाई किया है कुछ प्रोविजंस कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के, जो कि एक चेंज है, अमेंडमेंट है टू द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। तो कंपटीशन एक्ट जो आया था 2002 में आया था, उसके अंतर्गत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी भी बनाई गई है, स्टैट्यूटरी बॉडी। अभी 2023 में उसका अमेंडमेंट आया है। अब ये अमेंडमेंट क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो अमेंडमेंट है वो डेफिनेशंस में है, जैसे डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या चेंज किया गया है? CAA एक्सपैंड्स द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। अब कॉम्बिनेशंस में मर्जर्स, एक्विजिशंस और एमलगमेशन ऑफ इंटरप्राइजेज जो था, अब उसको इंक्लूड किया जाएगा विद द वैल्यू अबव ₹2000 करोड़ तक। तो 2000 करोड़ से ज़्यादा तक के वैल्यूएशंस जो है कॉम्बिनेशंस के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है ना, मर्जर, एक्विजिशन या फिर एमलगमेशन ऑफ इंटरप्राइजेज जो है। दूसरा, रिडक्शन इन द टाइम लिमिट फॉर अप्रूवल ऑफ कॉम्बिनेशन। पहले 210 दिन था, अब 150 दिन कर दिया गया है। तीसरा, CCI इज नाउ रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइमा फेसी ओपिनियन ऑन अ कॉम्बिनेशन विद इन 30 डेज। CCI को बोला गया कि भैया आप अपना फर्स्ट किसी भी कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग अपना जो फर्स्ट प्राइमा फेसी ओपिनियन है वो 30 दिनों के अंदर देंगे। ठीक है ना, अदरवाइज जो कॉम्बिनेशन है वो अप्रूव कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपने मना नहीं किया तो अप्रूव कर दिया जाएगा। Definition of control for classification of combination, तो CAA modified the definition of control as the ability to exercise material influence over management affairs और strategic commercial decision। मतलब कि CAA ने modify किया definition on the control को क्या बोला कि ये एक ability है जिसके थ्रू management affairs और strategic commercial decisions सबके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है ना। एक और चीज़ है कि जो इसमें जो अभी तक क्या होता था, कंपटीशन में कार्टेलाइजेशन जो होता था वो सिमिलर एक्टिविटीज़ करने वाले, जैसे मान लें 2 मोबाइल बेचने वाली कंपनीज हैं तो वो कार्टेल बना सकती हैं कि दोनों एग्री कर लें, कोई एग्रीमेंट कर लें। अब इन्होंने कहा कि जो सिमिलर बिजनेस एक्टिविटीज़ में नहीं भी इंगेज है अगर कोई 2 पार्टीज, उनको भी एंटी कॉम्पिटिटिव कार्टेलाइजेशन के उसमें लिया मतलब उनको एक्यूज़ किया जा सकता है। ठीक है ना, अगर नहीं भी सिमिलर तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं तो भी आप उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो। ठीक है ना। इसके अलावा ग्रीवेंस, रिड्रेसल और पेनल्टी प्रोविजन में चेंजेस किए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर एक कंप्लेंट है अगेंस्ट एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट, इट नीड्स टू बी फाइल्ड बिफोर द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अरोज। मतलब जब ये चीज़ घटी थी उसके 3 साल के अंदर आपको फाइल करना है बिफोर द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में अगर आप डिले करते हैं तो इट कैन कंडोन द डिलेज। इसके अलावा फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स फॉर ओमिशन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन जो पेनल्टी है वो 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। ठीक है ना, इंक्रीज्ड पेनल्टी इज नाउ देयर। ठीक है। एंड इसके अलावा जो CA है इसने इंट्रोड्यूस किए हैं प्रोविजन विच अलाउज द कंपाउंडिंग ऑफ एनी ऑफेंस, है ना। कंपाउंडिंग ऑफेंस भी इसके अंदर इंक्लूड किए जा चुके हैं, है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ऐसा ही नहीं, कुछ लीनियंसी भी लाई गई, जैसे एक लीनियंसी प्रोविजन लाया गया है, एक डीक्रिमिनलाइजेशन लाया गया है कि कई प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। दैट हैज आल्सो हैपेंड। तो ये भी सारी चीज़ आपको याद रखनी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। देन एक चेंज किया गया है कि जो DG है शैल नाउ बी अपॉइंटेड बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी तरीके से थी पहले ये पावर, अब जो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा
लेकिन अप्रूवल ट्रायल सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा पीएमएलए लॉज यानी कि जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें भी चेंजेस किए गए हैं, काफ़ी टाइट कर दिया गया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को, है ना। पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, ठीक है ना। लेट्स सी दैट। अब यहाँ पे पहले जो थे पार्टनर्स जो 10% तक होल्ड कर रहे थे उनको इंक्लूड नहीं किया जाता था, है ना। पहले क्या किया जाता था कि पहले 25% था, दिस वाज 25%, ठीक है ना। दिस वाज 25% अर्लियर, नॉट 15%। तो पहले जिनका 25% का मेंबरशिप हो उन्हीं को, अगर कल को कोई मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी होती तो उन्हीं पार्टनर्स को पकड़ा जाता था जिनके 25% से ज़्यादा के स्टेक्स हुए करते थे। नाउ द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज सेड दैट कि नहीं, अगर आप 10% के भी होल्डिंग पार्टनर्स है, even if you are partner of 10%, then you will be liable for that, ठीक है ना। you will be held liable for that। and इसको एक और चीज़ कही गई, मिनिस्ट्री ने ये भी अमेंड किया है रूल कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स हैं 2005 के, इसमें इन्होंने कहा है कि जो मैनेजमेंट लेवल का फंक्शनरी होगा उसको प्रिंसिपल ऑफिसर माना जाएगा, है ना। एंड दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। जो FIU है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफिसर की रहेगी, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट फंक्शनरी रहेगा, ठीक है ना। The amendment also said that in case of trust, the reporting entity shall ensure that trustee disclose their status at the time of commencement of an account-based relationship or when carrying out specific transactions। तो amendment ने ये भी कहा है कि ट्रस्ट के केसेस में जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसको इंश्योर ये करना पड़ेगा कि जो ट्रस्टीज हैं वो डिस्क्लोज करें अपना स्टेटस एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, मतलब पूरा स्टेटस वो डिस्क्लोज करें, मतलब फुल डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की बात कर रही हैं, ठीक है। देन द गवर्नमेंट एक और चीज़ है, टाइट किया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस को, जिसमें उन्होंने क्यों टाइट किया है, इसका रीज़न है कि FATF का रिव्यू होने वाला है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रिव्यू होने वाला है, और इस रिव्यू में 40 रिकमेंडेशन है, FATF के 40 रिकमेंडेशन है, और इनमें से टाइटनिंग ऑफ द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि FATF का एक मेजर काम है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, तो इसलिए हम टाइट करते जा रहे हैं लॉस को, ठीक है ना। इसके अलावा पीएमएलए रूल्स को और अमेंड किया गया था मार्च में, जिसमें उन्होंने कहा था कि इट इज मैंडेटरी फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लिख लीजिए कि इसमें पीएमएलए लॉज को अमेंड किया गया है और यह कहा गया है कि आपको जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस हैं उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भैया ये पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस कौन से हैं, ठीक है ना। तो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस बेसिकली दे आर इंडिविजुअल्स हु हैव बीन इंटरेस्टेड विद प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस बाय अ फॉरेन कंट्री इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट और सीनियर पॉलिटिशियन और सीनियर गवर्नमेंट और जुडिशियल और मिलिट्री ऑफिसर्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशंस, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी ऑफिशियल्स। एक और चेंज किया गया है, द अमेंडेड रूल्स हैव आल्सो लोअर्ड द थ्रेशोल्ड फॉर आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियल ओनर्स बाय रिपोर्टिंग एंटिटीज, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड जो है फॉर बेनिफिशियल ओनर्स वो भी कम किया गया है ना। ये वही पहला वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, बेनिफिशियल ओनर जो पहले 25% था वो घटा करके कह दिया गया अब 10% है ना। तो यू विल बी अंडर द रिपोर्टिंग नेट, आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी पूरी प्रॉपर, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रिपोर्टिंग एंटिटीज जो है उनको ये भी मेक श्योर करना है कि वो पूरी डिटेल जो है क्लाइंट की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो भी हो, इवन इफ इट इज अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन दर्पण पोर्टल जो है नीति आयोग का वहां पे दर्ज करें। तो रिपोर्टिंग एंटिटीज जो है वो दर्पण पोर्टल में पूरी इन्फॉर्मेशन दर्ज करें। ये पीएमएलए के अंदर ये सारे चेंजेस जो है वो किए गए हैं। अब देखो पॉलिटिकल चेंजेस इसलिए हो सकता है कई बार समझने में थोड़ा तकलीफ होगी, क्या चेंजेस एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहे, लेकिन बस ये याद रखना कि क्लाइंट की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दर्पण पोर्टल में देनी है नीति आयोग में, अगर क्लाइंट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, अब ये जो सेक्शन है इकोनॉमिक सेक्शन की न्यूज़ है, तो आरबीआई ने बेसिकली केप की है लिमिट ऑफ वेज एंड मीन एडवांसेस टू ₹1,50,000 करोड़। याद रखेगा 1,50,000 करोड़ तक का वेज एंड मीन्स एडवांसेस का लिमिट कैप किया गया है
है ना। अब वेज एंड मीन्स एडवांसेस का मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूँ, इकोनॉमिक्स का टर्म है ये। एक स्पेशल फीचर है इंडियन इकोनॉमी का जिसमें टेम्पररी एडवांस देता है आरबीआई। किसको देता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। वेज एंड मीन्स एडवांसेस का मतलब क्या है कि आरबीआई जो है वो टेम्पररी एडवांस देता है। जैसे नहीं आप एडवांस में सैलरी मांग लेते हैं कई लोग, तो एडवांस पैसा देता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो जो अगर कोई मोमेंटरी मिसमैच है रिसीट और पेमेंट का तो उसको दूर किया जा सके। 1997 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन 17(5) जो है आरबीआई एक्ट 1934 उसके अंतर्गत इसको किया गया था। एंड सेंटर स्टेट्स दे पे इंटरेस्ट विच इज लिंक्ड टू द रेपो रेट। तो WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस में रेपो रेट से लिंक रहता है इंटरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग पैसा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं फिर जब चुकाती हैं तो, ठीक है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट कैन अवेल ऑफ इमीडिएट कैश फ्रॉम आरबीआई इफ रिक्वायर्ड, है ना, लेकिन उसको रिटर्न करना पड़ेगा अमाउंट विद इन 90 डेज एंड द इंटरेस्ट इज चार्ज एट द एग्जिस्टिंग रेपो रेट, ठीक है। अगर वेज एंड मीन्स एडवांसेस एक्सीड कर जाता है 90 डेज तो इसको ओवरड्राफ्ट माना जाता है, ठीक है ना। एंड देन द इंटरेस्ट रेट ऑन ओवरड्राफ्ट इज 2 परसेंटेज पॉइंट मोर देन द रेपो रेट, फिर रेपो रेट से 2% और ज्यादा लगता है, ठीक है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ एफआरबीएम, इसका मतलब है कि वो उसके फिस्कल डेफिसिट में नहीं जुड़ेगा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, सेक्शन 17(5) आरबीआई एक्ट के अंतर्गत है, एंड नॉट अ रिसोर्स ऑफ फाइनेंस, ये नॉट अ रिसोर्स डेफिनेटली, एंड 1,50,000 करोड़ की लिमिट कैप की गई है, एंड जो रेपो रेट से टाइड रहता है, ठीक है ना। अब आरबीआई कई बार आपने सुना होगा कि सरप्लस भी ट्रांसफर करता है यूनियन गवर्नमेंट को। अब ये सरप्लस क्या चीज है, अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं 22-23 में लगभग 87,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं आरबीआई के द्वारा एज सरप्लस। ये 188% की जंप है, बहुत बड़ा सरप्लस राइज हुआ है। क्यों राइज हुआ है सरप्लस, क्योंकि हमको फॉरेक्स अच्छा अर्निंग हुआ था, ये कारण रहे होंगे, इसलिए हमने सरप्लस ज्यादा दिया आरबीआई ने। आरबीआई को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता गवर्नमेंट को, लेकिन सरप्लस जो अमाउंट है वो सेक्शन 47 कहता है कि सारे प्रॉफिट लॉस सब करने के बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा बचे ना, उसमें से थोड़ा सरप्लस आप किसको दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को दो, ठीक है ना। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। आरबीआई का जो टोटल एक्सपेंडिचर है दैट इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन इट्स टोटल इंटरेस्ट इनकम, देयरफॉर सरप्लस काफी जनरेट करता है आरबीआई। एंड आरबीआई जो है उसका मेजर अपने पहले जो था वो मेजरली कंटिजेंसी फंड के रूप में रखता था, एसेट डेवलपमेंट फंड या कंटिजेंसी फंड बोलते थे। लेकिन फिर 2013 में रिकमेंडेशन आया मालेगम कमेटी का, एंड लेटर 2014-15 में बिमल जानाल कमेटी का आया, तो उसने फिर उसके बेसिस में गवर्नमेंट को करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, ₹2000 के नोट्स विड्रॉ किए जा रहे हैं फ्रॉम सर्कुलेशन। सर्कुलेशन से विड्रॉ करने का मतलब ये नहीं कि वो लीगल टेंडर नहीं है, वो अभी भी लीगल टेंडर है। आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी होती है, उसमें कहते हैं कि वो सारी पुरानी नोट्स को इन सबको हटा देते हैं, सॉइल्ड नोट्स को, है ना। तो अभी मैंने एक टर्म बोला लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब कि गवर्नमेंट ने इसको बैकिंग दी है, गवर्नमेंट की बैकिंग है लीगल टेंडर में, वो कोई भी व्यक्ति डिनाई नहीं कर सकता, मतलब इंडिया में कोई भी व्यक्ति उसको लेने से मना नहीं कर सकता है। लीगल टेंडर दो तरीके के होते हैं, याद रखिएगा, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर और दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो लिमिटेड लीगल टेंडर जैसे कॉइन्स हो गए, अब आपको किसी ने 1 लाख रुपए दिए थे, अब आप उसको ये नहीं बोलोगे ना कि मैं 1 लाख रुपए के कॉइन्स दूंगा आपको, 1-1 रुपए के 1 लाख कॉइन्स दूंगा, है ना। उसकी एक लिमिट होती है, मतलब वो एक लिमिट तक ही लीगल टेंडर का काम करता है, तो लीगल लिमिटेड टेंडर है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर जैसे 100 के नोट, 500 के नोट, 50 के, 1000 के नोट, ऐसे जो होते हैं ये सब अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। एक क्वेश्चन आता है चेक लीगल टेंडर है कि नहीं, तो नहीं, चेक लीगल टेंडर नहीं है। चेक आपको मना किया जा सकता है, ठीक है, कोई व्यक्ति मना कर सकता है कि मैं चेक में नहीं लेता। बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, ये सब लीगल टेंडर नहीं है, याद रखिएगा, लीगल टेंडर नहीं है। यहाँ पे एक चार्ट बना है, बहुत ही प्यारा चार्ट है, देखो इस चार्ट में आपको सब समझ में आ जाएगा। तो पहला देखो इंडियन रुपी है, इंडियन रुपी की बात करें, कॉइन्स नोट्स की, तो पहला क्वेश्चन देखो पूछो कि क्या ये फिजिकल फॉर्म में या फिजिकल नोट ये सब मिलता है, इसका क्या मतलब कि इसका कोई मेजर वैल्यू है, यस मिलता है। दूसरा देखो क्वेश्चन पूछो क्या इसको हमारी किसी बैंक ने या किंग क्वीन गवर्नमेंट ने किया है प्रोड्यूस, यस उसने किया है। अगर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर यस मिल रहा है तो ये फिएट मनी कहलाता है। केवल अगर ये फिजिकल फॉर्म में या नोट्स के फॉर्म में जैसे ऐसा मिल पाता है ना, तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस होना चाहिए, तो एक वो हो गया। दूसरा इसको राजा किंग गवर्नमेंट कोई प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब हमारी एक गवर्नमेंट की बैकिंग होनी चाहिए, लीगल होना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर यस मिल रहा है अगर, तो फिएट मनी होता है। अब तीसरा सवाल आता है कि क्या इसको लीगली आप ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं प्रेजेंटली, इंडियन ट्रांजैक्शंस के लिए कॉइनेज एक्ट या आरबीआई एक्ट के थ्रू, तो नोट्स कॉइन्स को कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, तो यस। अगर इसका क्वेश्चन भी आंसर यस आ रहा है, सी
अगर मतलब फिएट है प्लस ट्रांजैक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं तो फिर ये लीगल टेंडर कहलाता है। मतलब फिएट अलग है, फिएट में केवल पहली दो कंडीशन है, और पहली दो के साथ अगर अभी वर्तमान में, जैसे अगर मैं बोलूं कि 500 1000 के नोट, क्या वो फिएट मनी थे? यस, वो फिएट मनी थे, बट क्या वो लीगल टेंडर है? नहीं, लीगल टेंडर नहीं, क्योंकि तीसरी कंडीशन नहीं फुलफिल कर रही है ना, चौथी डी वाली कंडीशन की लीगली प्रेजेंटली वैलिड नहीं है ना, है ना। तो डीमोनेटाइज नोट देखो इसलिए लिखा है 500 1000 के डीमोनेटाइज नोट फिएट मनी है लेकिन लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है। डॉलर की बात करें तो फिएट है, युआन, येन, यूरो, ये सब फिएट है लेकिन लीगल टेंडर इंडिया में नहीं है। G-SEC की बात करें, अब जी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ये पहला क्वेश्चन में ही नहीं हो जाता है। पहले क्वेश्चन में नहीं क्यों? क्योंकि इनका फिजिकल फॉर्म ऐसा है नहीं, टी बिल्स का फिजिकली आपको एक्सचेंजेबल फॉर्म में नहीं मिलेंगे, तो पहला क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए ना ये फिएट मनी है ना ही ये लीगल टेंडर है। शेयर बॉन्ड्स, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, एटीएम कार्ड्स, किराना कॉइन, कैसीनो कॉइन, ये सब कुछ नहीं आते, है ना। अगर मार्शल आइलैंड के हम वेनेजुएला का पेट्रो कॉइन या मार्शल आइलैंड के एसओवी की बात करें तो ये लीगल टेंडर नहीं है लेकिन फिएट मनी है, ठीक है ना। बिटकॉइंस की बात करें तो बिटकॉइन जो है ना फिएट मनी है ना इसका लीगल टेंडर है, एज ऑफ नाउ वर्तमान में नहीं है, ठीक है। एक और कंसेप्ट होता है फंजिबिलिटी का कंसेप्ट होता है। फंजिबिलिटी का मतलब होता है कि मतलब एक मान लो कोई बड़ी यूनिट है तो उसको छोटी छोटी सिमिलर यूनिट्स में आप म्यूचुअली एक्सचेंजेबल फॉर्म में कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास सपोज करो 500 रुपए का एक नोट है तो कोई व्यक्ति अगर आपको 100 रुपए के 5 नोट देगा तो आप एक्सचेंज कर लोगे, है ना, तो वो फंजिबल हो गया, मतलब 500 रुपीज। अगर एक डायमंड है 100 कैरेट का सपोज करो तो क्या वो फंजिबल है 10 स्मॉल डायमंड्स के बराबर 10 कैरेट के अगर हो तो नहीं फंजिबल, क्योंकि जितना डायमंड बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती रहती है ना, तो आप इक्वल उसमें नहीं ब्रेक कर सकते हैं। पिकासो की पेंटिंग मान लो आपने 10 टुकड़े में कर दी तो क्या हर टुकड़े की बराबर वैल्यू होगी? नहीं, जो मेन पीस होगा उसकी ज्यादा वैल्यू होगी, कम पीस छोटी पीस की छोटी वैल्यू होगी, इसलिए वो फंजिबल नहीं है ना। अगर मान लो 1 किलो का सोना है तो यस 1 किलो के सोने के आप अलग अलग 10-10 ग्राम के 100-100 ग्राम के सोने में कन्वर्ट कर सकते हो, बराबर वैल्यू का होगा तो वो फंजिबल हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, क्या बिटकॉइन फंजिबल है? तो यस बिटकॉइन फंजिबल है। एक बिटकॉइन में 10⁸ सतोशी होते हैं तो इसलिए वो फंजिबल है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बिटकॉइंस, इट इज डिजिटल फिएट करेंसी विदाउट फंजिबिलिटी। इट इज नॉट अ फिएट करेंसी बट हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ फिएट करेंसी, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। आंसर आप लोग करना है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, तो दैट इज द थिंग। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जो लोग पार्ट नहीं है इसका वो हिस्सा बन सकते हैं। डू जॉइन अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।